Hello everyone, welcome to MT Educators. I hope you all are doing good. So guys, today in this video I will be explaining this topic, education in Vedic period. So without wasting our time, let's get started with the video. First we will discuss about the Vedic period. So basically, as we all know, there are four Vedas: Rig Ved, Yajur Ved, Athar Ved and Sam Ved. एंड पहले वैदिक पीरियड में हम सब लोगों को, इंडियंस को गवर्न किया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ वेदास। और वैदिक पीरियड का जो टाइम पीरियड है वो है 2500 BC टू 500 BC। इस पीरियड को हम वैदिक पीरियड के नाम से जानते हैं। और इस टाइम पर जो हमारा एजुकेशन का सिस्टम डेवलप किया गया था, दैट सिस्टम इज़ नॉन एज वैदिक पीरियड ऑफ वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन। Then administration and finance of education. Free from state control, the first point is that the education at that time was free from state control. देखिए, जैसे हम अभी देखते हैं कि हमारे जो स्कूल्स होते हैं, जो कॉलेजेस होते हैं, वो एजुकेशन सिस्टम के अंडर जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं, स्टेट के कंट्रोल में होते हैं, और वहाँ से फंडिंग मिलती है, वहाँ से हमें इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन इस ड्यूरिंग वैदिक पीरियड के ड्यूरिंग क्या था कि इट वाज फ्री फ्रॉम स्टेट कंट्रोल। सिर्फ जो गुरुकुल्स में जो गुरुज होते थे, जो शिक्षक होते थे, वही उसके इंचार्ज हुआ करते थे और वही सब कुछ डिसाइड करते थे। देन सेकेंड पॉइंट इज़ फ्री एजुकेशन। एजुकेशन एट दैट टाइम वॉज कम्प्लीटली फ्री। उस टाइम पर एजुकेशन बिल्कुल फ्री थी, और जो उस टाइम पर जो टीचर्स होते थे, जो गुरुज होते थे, वो स्टूडेंट्स के लॉजिंग एंड बोर्डिंग के लिए अरेंजमेंट किया करते थे। थर्ड पॉइंट इज़ सोर्सेज ऑफ इनकम। देखिए, बेसिकली उस टाइम पर कोई रेगुलर ग्रांट तो होती नहीं थी स्टेट से, तो कोई रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम तो नहीं होता था। जैसे अभी जो एजुकेशन है, एजुकेशन में इनकम का एक सोर्स है वो जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं और अलग अलग जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। ये एक उस टाइम पर डोनेशंस और ये कुछ लोग दान कर दिया करते थे। जैसे उस टाइम पर जो राजा होते थे, किंग्स होते थे, या कोई जो बिजनेस पर्सन्स होते थे, वो लोग डोनेशंस दिया करते थे इन द फॉर्म ऑफ लैंड, एनिमल्स, ग्रेन्स, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स एंड मनी। Then structure and organization of education. Basically the education was divided into two sections, primary education and higher education. तो देखिए, सबसे पहले प्राइमरी एजुकेशन में क्या होता था। प्राइमरी एजुकेशन वाज अरेंज्ड इन द फैमिलीज़। प्राइमरी एजुकेशन के लिए बच्चों को किसी स्कूल्स में नहीं भेजा जाता था। उस टाइम पर इट वाज अरेंज्ड इन द फैमिलीज ओनली। एंड देन विद्यारंभ संस्कार ऑफ चाइल्ड वाज इनिशिएटेड ऑन सम ऑस्पिशियस डे एट द एज ऑफ अबाउट 5 years। देखिए, जो बच्चे की जो प्राइमरी एजुकेशन स्टार्ट करने से पहले एक संस्कार किया जाता था, जिसको बोलते थे विद्यारंभ संस्कार। इसमें कुछ ऐसा होता था कि जो फैमिली प्रीस्ट होता था वो सामने बैठता था और बच्चे को नहलाकर और उसको नए कपड़े पहना दिए जाते थे, और कुछ ग्रेन्स में कोई अल्फ़ाबेट लिखवाया जाता था, और तब उसका ये विद्यारंभ संस्कार होता था, और उसके बाद से उसकी प्राइमरी एजुकेशन स्टार्ट की जाती थी। Then after that, second is higher education and it was organized in the gurukuls. हायर एजुकेशन बच्चे की जो होती थी वो गुरुकुल्स में होती थी। अब इसका जो अलग अलग एडमिशन का जो टाइम था, फॉर एग्जांपल देखिए, उस टाइम पर वर्ण सिस्टम हुआ करता था। वर्ण सिस्टम में जैसे जो ब्राह्मण चिल्ड्रन थे, ब्राह्मण चिल्ड्रन वर एडमिटेड एट द एज ऑफ 8 years, and Kshatriya children at the age of 10 years, and Vaishya children at the age of 12 years were admitted in the gurukuls. Then Upanayan Sanskar was performed at the time of admission in the gurukuls. देखिए, बच्चे का जब एडमिशन कराया जाता था गुरुकुल में, उससे पहले एक उपनयन संस्कार हुआ करता था, और उसके बाद में बच्चे की हायर एजुकेशन जो थी वो स्टार्ट की जाती थी। एंड व्हेन द स्टूडेंट्स कंप्लीटेड एजुकेशन इन द गुरुकुल्स, अ समावर्तन संस्कार वॉज कंडक्टेड। और जब बच्चे की एजुकेशन गुरुकुल्स में कंप्लीट हो जाती थी, तब एक समावर्तन संस्कार उसको बोलते थे, जो अब कॉन्वोकेशन सेरेमनी हमारी हुआ करती है, जिसमें सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किया जाता है। उस टाइम पर समावर्तन संस्कार हुआ करता था।
Then aims of education. In the aims of education, first is preservation and enhancement of health. देखिए, जैसा कि कहा गया है कि हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी, तो वहाँ पर जो हमारी वैदिक एजुकेशन थी उसमें जो हमारी हेल्थ का भी विशेष हमें एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी। उसमें हमें गाइड किया जाता था कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, टू राइज़ अर्ली इन द मॉर्निंग। न्यूट्रिशन वगैरह की हमें उस टाइम पर भी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी और अलग अलग चीज़ें सिखाई जाती थी, जैसे टू फॉलो सेलिबेसी फॉर द स्टूडेंट्स। जैसे कि बोलते हैं कि बच्चों को ब्रह्मचर्या का पालन करना चाहिए, एंड टू एब्सटेन फ्रॉम एंगर, ग्रीड, लव एंड इंटॉक्सिकेशन, ये सारी चीज़ें भी उस टाइम पर सिखाई जाती थी। देन डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज। देखिए, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज यूजुअली, जैसे कि हम जानते हैं, एक हमारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड है और एक मटेरियल वर्ल्ड है, तो उन दोनों की एजुकेशन बच्चों को वहाँ पर प्रोवाइड की जाती थी, लैंग्वेजेस के थ्रू और लिटरेचर के थ्रू। देन एक्वेंटेंस एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ नेशनल एंड सोशल ड्यूटीज़। ऐसा कहा गया है हिंदुइज्म में कि हर एक स्टूडेंट को, हर एक सबको 3 ऋण चुकाने चाहिए। फर्स्ट इज़ पितृ ऋण, गुरु ऋण एंड देव ऋण। इन सब चीज़ों की जो ड्यूटीज़ थी, जो परफॉर्म करनी है, और क्या क्या हम लोगों की इंडिविजुअल हमारे क्या कर्तव्य हैं देश के प्रति, समाज के प्रति, ये सारी चीज़ें एजुकेशन के थ्रू वहाँ पर सिखाई जाती थी। देन प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कल्चर। प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कल्चर, क्या हमारा रहना सहना है, क्या हमारा लाइफ स्टाइल है, वो सारी चीज़ों को कैसे कैरी फॉरवर्ड किया जाए, उसका डेवलपमेंट, उसका प्रिजर्वेशन, उस चीज़ के बारे में, ये भी एक एम था उस टाइम पर एजुकेशन का। और जैसा कि हमारे हिंदुज़ में पहले से फॉलो किया गया है दैट आफ्टर द स्टूडेंट लाइफ उसमें गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया जाता था, और उसके बाद वनप्रस्थ आश्रम में। गृहस्थ आश्रम मतलब शादी के लिए, और उसके बाद जब अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़त्म हो जाएं, पूरी हो जाएं, उसके बाद वनप्रस्थ आश्रम में प्रस्थान के लिए। देन मोरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एम था एजुकेशन का उस टाइम पर। देन एजुकेशन ऑफ लाइवलीहुड, आर्ट्स एंड स्किल्स। देखिए, उस टाइम पर भी वोकेशनल एजुकेशन दी जाती थी, जैसे जो ब्राह्मण चिल्ड्रन थे उनके लिए जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ थी और टीचिंग थी, उनमें उनको ट्रेन किया जाता था, और जो क्षत्रिय चिल्ड्रन थे उनको एडमिनिस्ट्रेशन में और वार में उनको ट्रेन किया जाता था, और जो वैश्यास थे वो उनको बिजनेस क्लास कहा जाता था, उनको एग्रीकल्चर में, कैटल रियरिंग में, ट्रेडिंग में और कॉमर्स फील्ड्स में उनको ट्रेन किया जाता था। देन लास्ट इज स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में वही सारी चीज़ें आती थी, फॉर एग्जांपल कंट्रोल ऑफ सेंस ऑर्गन्स, रिलीजन बेस्ड कंडक्ट एंड इवनिंग प्रेयर्स, फायर सेक्रीफाइसेस जिनको हम यज्ञ बोलते हैं, वो सारी चीज़ों में बच्चों को सिखाया जाता था। देन नेक्स्ट इज करिकुलम ऑफ एजुकेशन। देखिए, इट इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एज हमने पहले डिस्कस किया। एक तो प्राइमरी एजुकेशन थी और एक हायर एजुकेशन थी। तो प्राइमरी एजुकेशन में ट्रेनिंग वॉज गिवन इन लैंग्वेज, ग्रामर, simple calculations, social behavior and religious activities, and Sanskrit language and its grammar for those who has to complete higher education. Then the next is curriculum for higher education. It was Sanskrit language and its grammar, religion and ethics were compulsorily imparted. Then Vedic literature, religious performances, astrology, medical science, military science, agriculture, cattle rearing, crafts and skills, politics, geology, physiology, history, Purans, astronomy, economics, Dev Vidya, Brahm Vidya, Bhut Vidya. Then अगर हम इसका डिवीज़न, अगर हम इसका क्लासिफिकेशन करें ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, द करिकुलम वॉज डिवाइडेड इनटू 2 फॉर्म्स, अपरा एंड परा। जैसे आपने सुना होगा, एक होती है अपरा विद्या और एक होती है परा विद्या। तो उसमें जो अपरा होती है वो मटेरियलिस्टिक करिकुलम था, उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं, लैंग्वेज, ग्रामर, न्यूमरोलॉजी, एग्रीकल्चर, कैटल रियरिंग, आर्ट्स, स्किल्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, जियोलॉजी, फिजियोलॉजी, स्नेक साइंस, लॉजिक, एस्ट्रोलॉजी, मेडिकल साइंस, मिलिट्री साइंस, एक्सरसाइजेज एंड गुरु सर्विस।
और जो स्पिरिचुअल करिकुलम था हमारा, जो परा विद्या थी, उसमें आता था एजुकेशन ऑफ वैदिक लिटरेचर, जिसमें वेदास, वेदांग्स और उपनिषद आ जाते थे, थियोलॉजी, एथिक्स एंड ट्रेनिंग इन एक्टिविटीज़ लाइक कंट्रोल ऑफ सेंस ऑर्गन्स, रिलीजियस बेस्ड कंडक्ट, मोड ऑफ वर्शिप एट्सेट्रा। देन मेथड्स ऑफ टीचिंग, उस टाइम पर ये कुछ मेथड्स हैं जो उस टाइम पर फॉलो किए जाते थे बच्चों को पढ़ाने के लिए। फर्स्ट वाज इमिटेशन, रिपीटिशन एंड रोट मेथड। इमिटेशन मतलब बच्चों को रिपीट करवाया जाता था अपने साथ में, और रोट मतलब कुछ चीज़ों को उनको रटवाया भी जाता था। देन एक्सप्लेनेशन एंड इलस्ट्रेशन मेथड, बच्चों को एक्सप्लेन किया जाता था। देन स्टेटमेंट, डेमोन्स्ट्रेशन एंड प्रैक्टिस मेथड, कुछ चीज़ों का प्रैक्टिकल भी बच्चों को दिखाया जाता था, साथ साथ डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाता था। देन क्वेश्चन आंसर, डिस्कशन एंड डिबेट मेथड, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड था उस टाइम पर। कुछ चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट किया जाता था, देन बच्चे क्वेश्चन आंसर करते थे, क्वेश्चंस पूछते थे, देन डिस्कशन होता था और डिबेट होता था। देन श्रवण, मनन एंड निधिध्यासन, बेसिकली इसका मतलब है लिसनिंग, लर्निंग एंड प्रैक्टिस। एंड लॉजिक मेथड एंड स्टोरी टेलिंग मेथड वॉज यूज्ड एज द मेथड्स ऑफ टीचिंग। मीडियम ऑफ एजुकेशन उस टाइम पर संस्कृत हुआ करता था। देन डिसिप्लिन की अगर हम बात करें, ड्यूरिंग दैट पीरियड डिसिप्लिन मेंट फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल कंट्रोल। फिजिकल कंट्रोल मीन्स observance of celibacy, to abstain from vanity, using fragrance, entertainment, intoxicants, gambling, killing cow, telling lies, backbiting। देखिए फिज़िकल कंट्रोल में सबसे मेनली जो आता था, जैसे हम ब्रह्मचारी बोलते थे उस टाइम पर स्टूडेंट्स को, तो बोलते थे 25 की एज तक बच्चों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, सेलिबेसी फॉलो करनी चाहिए और बाकी सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए, ये जो मेंशन्ड है। Then teachers' duties towards students, to make arrangement for students' lodging, food and clothing etc., to impart education in language, religion and ethics, to impart education according to their ability, to teach good conduct to the students and build their character, to help the students in their all-round development, to instruct students to enter grihast ashram आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ एजुकेशन। देखिए टू इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट्स टू एंटर गृहस्थ आश्रम का मतलब है कि आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ एजुकेशन द स्टूडेंट्स हैज़ टू एंटर टू गृहस्थ आश्रम, मीन्स उनको शादी कर लेनी चाहिए और अपनी जो फैमिली है उसको संभालना चाहिए। देन टू कंटिन्यू टू सॉल्व देयर डाउट्स इवन आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ देयर एजुकेशन। इट मीन्स जो टीचर्स थे उनकी एजुकेशन के, जो बच्चे होते थे उनके एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद भी उनको उनके जो डाउट्स होते थे उनको क्लियर करते थे। देन मेन एजुकेशनल सेंटर्स ऑफ वैदिक पीरियड, देखिए उस टाइम पर हर जगह तो एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जाती थी जैसे अभी है। उस टाइम पर कुछ मेन एजुकेशन सेंटर्स थे और जो गुरुकुल्स थे वो कुछ सिटीज़ से बहुत दूर बनाए जाते थे जहाँ पर शोर वगैरह ना हो और बिल्कुल शांति हो। और कुछ एजुकेशन सेंटर्स थे वो यहाँ पर मेंशन किए हैं मैंने, तक्षशिला, पाटलिपुत्र, मिथिला, धार, कन्नौज, केकई, कल्याणी, तंजौर, कांची, प्रयाग, काशी, अयोध्या, उज्जैनी, नासिक एंड कर्नाटका। देन मेरिट्स ऑफ वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन, नो फी वर चार्ज्ड, उस टाइम पर कोई फ़ी चार्ज नहीं की जाती थी, इसलिए इट वॉज ईजीली अवेलेबल। एक्सटेंसिव एम्स ऑफ एजुकेशन, कुछ अच्छे जो एम्स थे एजुकेशन के, जैसे जो सब हमने पहले डिस्कस भी किए हैं वो आप वहाँ पर देख सकते हो। देन एक्सटेंसिव करिकुलम ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन फॉर नेचुरल, सोशल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स। देन डेवलपमेंट ऑफ गुड टीचिंग मेथड्स, का कुछ अच्छे टीचिंग मेथड्स भी यूज़ किए जाते थे। डिसिप्लिन लाइफ ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट्स, उस टाइम पर टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों की लाइफ जो थी वो बहुत डिसिप्लिन्ड होती थी और टीचर्स को देखकर ही बच्चे सीखते हैं। कोडियल रिलेशनशिप बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, उस टाइम पर टीचर्स और स्टूडेंट्स का रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता था, ऑल राउंड डेवलपमेंट पर ध्यान होता था और स्टूडेंट्स टीचर्स के साथ में रहते थे तो उनको ज़्यादा अच्छे से एक्सेस कर पाते थे और उनको ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व कर पाते थे कि क्या उनके लिए ज़रूरी है, क्या उनके लिए ज़रूरी नहीं है। सुटेबल एनवायरनमेंट ऑफ द गुरुकुल्स एंड रिचुअल ओरिएंटेड लाइफ पैटर्न,
देखिए जो एनवायरनमेंट था गुरुकुल्स का बहुत क्लीन था, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट हुआ करता था। और जो भी हर एक चीज़ का, जैसे हमने देखा ना कि एजुकेशन स्टार्ट होने पर भी कोई संस्कार होता था और ख़त्म होने पर भी संस्कार होता था, तो हर एक चीज़ में एक रिचुअल्स होते थे जो फॉलो किए जाते थे। देन डीमेरिट्स ऑफ वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन। कुछ डीमेरिट्स भी हैं, जैसे एजुकेशन वाज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। जैसे उस टाइम पर एजुकेशन जो थी वो स्टेट के कंट्रोल से बिल्कुल फ्री थी, तो किसी तरह की कोई किसी का इंटरफेरेंस नहीं था। बट इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम भी होती थी, जैसे कोई पहले कोई फिक्स्ड सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। जैसे कोई चीज़ की अगर असुविधा है, कोई चीज़ की अवेलेबिलिटी नहीं है और उसको उसकी ज़रूरत है, तो उस टाइम पर इजीली अवेलेबल नहीं थी हर एक चीज़ें। देन अनसाइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन, इसको थोड़ा अनसाइकोलॉजिकल भी बोला गया है। एंड अनऑर्गेनाइज करिकुलम बोला गया है, क्योंकि सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते, तो उन बच्चों के लिए कुछ स्पेशल कुछ फैसिलिटीज़ नहीं थी। एम्फेसिस ऑन रोट लर्निंग, उस टाइम पर रोट लर्निंग पर बच्चों को जो बच्चे रटते थे उस चीज़ों पर ध्यान थोड़ा ज़्यादा था, क्योंकि जैसे कि वैदिक मंत्र हैं और उस टाइम पर रिटन में हर एक स्क्रिप्चर्स वगैरह, बुक्स वगैरह अवेलेबल नहीं थी, तो इसलिए रोट लर्निंग पर ध्यान थोड़ा ज़्यादा था। रिगोरस डिसिप्लिन दैट इज़ नॉट डेमोक्रेटिक। जैसे कि आज के टाइम में हमारा जो करिकुलम है वो चाइल्ड सेंटर्ड है, बच्चे के अकॉर्डिंग टीचर्स को पढ़ाना पड़ता है और बच्चे कुछ भी अपने डाउट्स क्लियर करते हैं। उस टाइम पर उतना डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं था, उनको उतनी फ्रीडम नहीं थी। लैक ऑफ मास एजुकेशन, उस टाइम पर मास एजुकेशन की फैसिलिटी भी नहीं थी। लैक ऑफ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वुमेन एजुकेशन, हर जगह पे वुमेन एजुकेशन भी नहीं प्रोवाइड की जाती थी। एक्सेसिव एम्फेसिस अपॉन रिलीजियस एंड मोरल एजुकेशन, उस टाइम पर जो रिलीजियस और जो मोरल एजुकेशन थी उस पर ध्यान थोड़ा ज़्यादा दिया जाता था एज़ कम्पेयर टू अदर एजुकेशन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर द अपकमिंग वीडियोज़।